नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप वन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के चैप्टर नंबर 4 प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं बता दूँ आपको कि हमारा टारगेट है अगस्त तक अपना सारा सिलेबस जो है उसको कंप्लीट करना। बने रहिएगा चैनल के साथ और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अगर संविधान की प्रस्तावना की तो N.A. पालकीवाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने बोला था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का परिचय पत्र है, ठीक है, इंट्रोडक्शन है मतलब इसकी। सबसे पहले प्रस्तावना को किसने अपनाया था तो अमेरिका ने अपनाया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो किसने पारित किया था तो पारित किया था पंडित नेहरू ने। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जो थे इनको संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं प्रस्तावना की विषय वस्तु के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ इसको। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा वो अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वर्डिंग आई है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका सीक्वेंस जो है आपको ध्यान में रखना होता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये वर्ड जो है किस सीक्वेंस में है। तो सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न है, उसके बाद समाजवादी आता है, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष आता है, उसके बाद लोकतांत्रिक गणराज्य आता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। कोई भी राज्य सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न होगा तभी बाकी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर पाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आपके बाद उसके बाद आता है समाज। समाज होगा तभी तो कुछ धर्म होगा, ठीक है। धर्म के बाद लोग आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एक ट्रिक की तरह इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रस्तावना के 4 तत्व हैं, ठीक है। तो प्रस्तावना के 4 तत्वों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान का स्रोत क्या है। तो स्रोत है भारत के लोग। आगे हम बात करें भारत की प्रकृति कैसी है तो समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणतांत्रिक राज व्यवस्था है भारत में। उसके बाद हम बात करते हैं संविधान का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है इसका न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। लागू होने की तिथि, तो लागू होने की तिथि जो है 26 नवंबर नहीं है, 26 जनवरी 1950 है। 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे हम बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना के मुख्य शब्द कौन से हैं। तो संप्रभुता ये बोला गया है। तो भारत के पास अपनी सर्वोच्च शक्ति है, वह अपने सभी मामलों में स्वतंत्रता रखता है, ठीक है। मतलब आंतरिक हो या बाहरी सभी मामलों में उसको सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। बात करते हैं समाजवादी की। तो समाजवादी की अगर हम बात करें तो भारतीय समाजवाद जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। इसे राज्यवादी समाजवाद भी कहा जाता है, ठीक है। तो भारत का कौन सा है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। चीज़ को ध्यान में रखना है। इसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, कौन सा साम्यवादी होता है, कौन सा समाजवादी। बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार क्या बोला गया था। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व असमानता को दूर करना है। तो लोकतांत्रिक की बात ये है, ठीक है। इसमें सारी जिम्मेवारी जो है वो राज्य को दी गई है। धर्मनिरपेक्ष ये शब्द भी यूज़ हुआ है इसमें। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब सभी जानते हैं कि सभी धर्म जो हैं समान है, राज्य का कोई भी धर्म नहीं है।
आगे हम बात करते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य की। तो इसमें हमारे पास आता है कि लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य औजार हैं, जिनमें से पहला है परिपरीक्षा, जिसको रेफरेंडम भी बोलते हैं। दूसरा है हमारे पास इनिशिएटिव, जिसको पहल बोलते हैं। तीसरा है रिकॉल, जिसको बोलते हैं प्रत्यावर्तन, और प्रत्यावर्तन का मतलब होता है प्रत्याशी को वापस बुलाना। चौथा है हमारे पास प्लेबिसाइड, जिसको जनमत संग्रह बोलते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। ठीक है, तो हमारे पास संसदीय है। आगे हम बात करते हैं गणतंत्र। तो गणतंत्र मुखिया लोगों का प्रतिनिधित्व होता है इसमें। ठीक है, हमारा जो है गणतंत्र ही है। न्याय की हम बात करें, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय होता है। सामाजिक से क्या मतलब है, मतलब जाति, लिंग, धर्म, रंग, इन सब का कोई भेदभाव नहीं होगा, सब के सब समान होंगे। आगे हम बात करते हैं आर्थिक की, मतलब संपत्ति, आय या संपदा के भेदभाव की मनाही की गई है। राजनीतिक, सबको समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। आगे हम बात करें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया था। आगे हम बात करते हैं स्वतंत्रता की। तो संविधान में मौलिक अधिकारों द्वारा सशर्त स्वतंत्रता दी गई है। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के आदर्श, ये सब फ्रांस की क्रांति थी। फ्रांस की क्रांति 1789 टू 99 से लिए गए हैं। आगे हम बात करते हैं समता की। सबके सब समान हैं, सब लोग समान हैं। समता के 3 आयाम हैं, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। ये 3 प्रकार की समानताएं हैं। बात करते हैं हम बंधुत्व की। तो भाईचारे की भावना को बढ़ावा, ये एक मौलिक कर्तव्य भी है। इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। 51 क में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास प्रस्तावना का महत्व। इसमें संविधान के आधार तत्वों का उल्लेख किया गया है। संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। आगे हम बात करें के.एम. मुंशी, ये संविधान सभा के ही सदस्य थे। इन्होंने प्रस्तावना के लिए कहा था, हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ठीक है, इन्होंने कहा प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। बात करें हम पंडित ठाकुरदास भार्गव की, इनका भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। ये संविधान का आभूषण है। यह एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। ध्यान में रखिएगा, पंडित ठाकुरदास भार्गव, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है पहले भी एग्जाम में। बात करें हम आगे, ब्रिटिश अर्नेस्ट वार्कर प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 में इसका उल्लेख किया था। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। कुंजी नोट किसने बोला, मतलब की नोट किसने बोला। कुंजी नोट का मतलब की नोट है। आगे हम बात करें भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह के अनुसार प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा के समान लेकिन इससे अधिक है। ठीक है, तो ये वर्डिंग थी हिदायतुल्लाह की। आगे भी इन्होंने कहा ये संविधान की आत्मा है। उन्होंने ये भी कहा कि इसे एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है, मतलब प्रस्तावना को चेंज करना इतना इजी नहीं है। ठीक है, बात करते हैं आगे हम। तो प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, बेरूवाड़ी संघ मामला 1960, ठीक है, सेंटर वर्सेस बेरूवाड़ी केस था एक, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए कुंजी बताया, मतलब की बताया, एक जिसको ध्यान में रखकर संविधान बनाया गया था। लेकिन आगे व्याख्या करते हुए कहा कि ये संविधान का भाग नहीं है। तो ये 1960 में बोला था बेरूवाड़ी मामले में। पूछा जाता है कि किस मामले में प्रस्तावना को
मानने से, संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया गया था। तो ये बेरुवाड़ी संघ मामला था 1960 जिसमें मना कर दिया था। आगे केशवानंद भारती मामला, ये 1973 में सामने आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस व्याख्या को अस्वीकार कर दिया जो कि बेरुवाड़ी मामले में दी गई थी कि संविधान का एक भाग नहीं है। केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। ठीक है, आगे हम बात करें LIC ऑफ इंडिया मामला 1995, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुणे प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक भाग माना। तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि आंतरिक भाग कब माना, तो आंतरिक भाग माना था 1995 में, LIC ऑफ इंडिया केस था उसमें। ठीक है, और ये वाला भी ध्यान में रखिएगा आप, केशवानंद भारती केस 1973, इसमें माना था कि संविधान का भाग है। और मना किस में किया था, तो मना किया था बेरुवाड़ी संघ मामले में 1960 में। आगे हम बात करें, प्रस्तावना जो है वो सबसे लास्ट में बनी थी। ठीक है, और सबसे अंत में संविधान में शामिल की गई थी। दो ध्यान देने योग्य बातें हैं इसके बारे में। तो एक, प्रस्तावना ना विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाली है। यह गैर न्यायिक है, इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे हम बात करें प्रस्तावना में संशोधन की संभावना, तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। केशवानंद भारती केस 1973 में ये प्रश्न उठा था कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो विचार सामने आया कि नहीं, इसके अंतर्गत संशोधन नहीं हो सकता क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, ये बोला गया था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान की मूल भावना को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है, ये कहा गया था। उसके बाद एससी ने बाद में अपनी 1960 बेरुवाड़ी मामले के तहत जो जजमेंट थी जिसमें कहा गया था कि ये संविधान का भाग नहीं है, इसे संशोधित, संविधान का भाग है, इसे संशोधित किया जा सकता है लेकिन मूल विशेषताओं में नहीं। ठीक है, ये बोला था इन्होंने 1960 में बेरुवाड़ी मामले में। तो जैसा कि हमें पता है 1973 में इन्होंने इसको चेंज कर दिया था, इस जजमेंट को। प्रस्तावना को अब तक सिर्फ एक ही बार संशोधित किया गया था, कौन से संशोधन में, तो वो संशोधन था 42वां। ठीक है, कब हुआ था, 1976 में। हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे और संशोधन जो था उसको वैध ठहराया गया था। ठीक है, आगे हम बात करें, कुछ एक मुख्य बातें हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है, पाकिस्तान 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन रहा। भारत यूएनओ का सदस्य 1945 में ही बन गया था। आगे हम बात करें, इंदिरा गांधी ने कहा था कि समाजवाद का हमारा अपना ही ब्रांड है। ठीक है, तो ये वर्डिंग याद रखना आपने, इंदिरा गांधी की थी कि समाजवाद का हमारा अपना ही ब्रांड है। बात करें हम डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी डेमोस प्लस क्रोरिया से बना है, जिसका अर्थ है लोग प्लस शासन। ठीक है, बात करें जनमत सीधे मतदान द्वारा विधायी व्यवस्था करता है, मतलब लोग जो हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं अपने प्रतिनिधियों को। ठीक है, उपक्रम वह तरीका है जिसके द्वारा किसी अध्यादेश को लोग विधानमंडल को प्रभावी बना सकते हैं। ठीक है, बुलाना के जरिए जनता किसी प्रतिनिधि को हटा सकते हैं, जैसे कि हमने रिकॉल पीछे डिस्कस किया था, तो उसका मतलब ये है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की इस चैप्टर में। आई होप आपको प्रस्तावना से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो सारी समझ में आ गई होंगी, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टारगेट हमारा आपको याद होगा अगस्त तक कंप्लीट करना। बने रहिएगा चैनल के साथ, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।